और आज मेरे मेहमान हैं देश के पहले स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी। उस समय हमारे श्री लाला लाजपत राय जी जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्होंने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कल्पना की। बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक की रचना उन्होंने की, उनकी स्थापना की। 27,86,000 मतलब करीब करीब 28 लाख करोड़ का हमारा बिजनेस है जो सितंबर में हमारा हुआ है। 10,200 हमारी शाखाएं हैं, करीब 12,000 हमारे एटीएम हैं, 33,000 हमारे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट हैं। अच्छा। तो पूरे देश में अगर मैं फुटप्रिंट के हिसाब से देखूं तो करीब करीब 56,000 ब्रांच, एटीएम और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को मिला दिया जाए तो 56,000 हमारे चैनल्स हैं जिनके सहायता से देश का हर एक नागरिक बैंकिंग सुविधा का लाभ ले सकता है। पहली जो मेरी पोस्टिंग थी वो बॉम्बे कोलाबा में मेरी पहली पोस्टिंग थी और 10 सितंबर 91 में मैं पटना से निकलकर बॉम्बे कोलाबा में आया, वहाँ ज्वाइन किया। मैं हमेशा देखा कि अगर आपके भीतर कैपेबिलिटी है, आपके भीतर ईमानदारी से आप काम करते हैं और आपकी कमिटमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति है तो रिकॉग्निशन आपको मिलता है। फर्स्ट जो ब्रांच मैनेजरशिप मुझे मिली तो मैं कलकत्ता से गुजरात, खंभात एक जगह है गुजरात में, तो गांव में पीने का पानी नहीं था तो हमने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से गांव में कुआं बनाया और आज कुआं अभी भी उस गांव में है। अगर आपके भीतर ऑनेस्टी है, सिंसिरिटी है, इंटीग्रिटी है और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, कमिटमेंट अगर आपके भीतर है तो आई थिंक एक अच्छे इंसान आप बन सकते हैं। और जैसे हमारे सैनिक पूरी मजबूती के साथ बॉर्डर पे लगे हुए हैं और वो एक पूरे हमारे देशवासियों को आश्वस्त करते हैं कि आप निश्चिंत होकर सोइए और हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मैं अपने सारे 18 करोड़ प्लस ग्राहक को ये आश्वस्त करता हूँ कि आप जो भी बैंकिंग हमारे साथ कर रहे हैं आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपके अकाउंट सुरक्षित है, आपके ट्रांजैक्शन सुरक्षित है। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और आज मेरे मेहमान हैं देश के पहले स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ श्री अशोक चंद्रा जी। 3 दशकों से लंबा बैंकिंग करियर और अनुभव है उनका। बहुत सारे किस्से और सीखे हैं हमारे लिए और बैंकर्स की नई पीढ़ी के लिए। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं अशोक चंद्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी, एंड धन्यवाद इसलिए कि आपने आज मौका दिया मुझे आपके साथ बात करने का और अपनी जो पर्सपेक्टिव है आपके सामने रखने का। नहीं, इतना आपका मैं जब पढ़ रही थी इतना एक रिच एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर मेरे लिए भी बहुत कुछ सीखने को होगा और जितने लोग देखेंगे और स्पेशली एज आई सेड बैंकर्स के लिए। बट सबसे पहले मैं चाहूँगी अशोक जी, पंजाब नेशनल बैंक का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। वहाँ से कहानी शुरू करते हैं। जी जी। सो आई थिंक स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय हमारे श्री लाला लाजपत राय जी जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्होंने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कल्पना की कि एक वित्तीय संस्था भी हमारी अपनी होनी चाहिए। और उस समय की जो संकल्पना उनकी थी, जो 1894 में उन्होंने अपने बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक की रचना उन्होंने की, उनकी स्थापना की। और 12 अप्रैल 1895 में पहली शाखा हमारी खुली पंजाब नेशनल बैंक की और श्री दयाल सिंह मजीठिया जो श्री लाला लाजपत राय जी के साथ थे वो इस बैंक के चेयरमैन हुए। और ये 131 साल का बड़ा ही गौरवपूर्ण हमारा इतिहास है और हमेशा हम बहुत ही गौरव के साथ बोलते हैं कि देश का पहला स्वदेशी बैंक है। और आज जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत गर्व होता है कि हम इस पहले स्वदेशी बैंक से हम आए और आज हम उसी स्वदेशी की कल्पना कर रहे हैं और स्वदेशी को बढ़ाने में आई थिंक पंजाब नेशनल बैंक बहुत ही अहम भूमिका अदा करता रहा है और आगे भी हम बहुत अच्छा भूमिका अदा करेंगे। कितना बड़ा है बैंक आज की डेट में? हाउ वुड यू डिफाइन द ग्रोथ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? अगर मैं बिजनेस के हिसाब से बात करूं तो आज ये देश का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और करीब 27,86,000 मतलब करीब करीब 28 लाख करोड़ का हमारा बिजनेस है जो सितंबर में हमारा हुआ है। 10,200 हमारी शाखाएं हैं, करीब 12,000 हमारे एटीएम हैं,
33,000 हमारे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट हैं। अच्छा। तो पूरे देश में अगर मैं फुटप्रिंट के हिसाब से देखूं तो करीब करीब 56,000 ब्रांच, एटीएम और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को मिला दिया जाए तो 56,000 हमारे चैनल्स हैं जिनके सहायता से देश का हर एक नागरिक बैंकिंग सुविधा का लाभ ले सकता है। और देश के हर एक राज्य में और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पीएनबी की शाखा है और हम देश के विकास में बहुत अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपकी जर्नी इस बैंक के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ 16 जनवरी 2025 को शुरू हुई। जी। लेकिन उससे पहले आपका बहुत लंबा बैंकिंग करियर का एक्सपीरियंस था। अब मैं चाहती हूँ थोड़ा आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, कैसे शुरुआत हुई एंड व्हाई बैंकिंग सेक्टर, मतलब बहुत कुछ सुनना है आपसे। जी। इनफैक्ट मैंने ग्रेजुएशन किया पटना यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र में और उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र पटना में ही पले बढ़े हैं आप? हाँ, पटना में भी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा पटना में ही हुआ है। और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था तो मध्यम वर्गीय परिवार से आने के कारण आप जानते ही है कि सबसे पहला जो हम लोग का उद्देश्य होता है यूपीएससी। यस, यूपी बिहार में तो यूपीएससी। सो यूपीएससी की हम सारे मित्र मिलकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। और फिर इसी क्रम में हमने सोचा कि यूपीएससी के साथ साथ क्यों नहीं कोई इमीडिएटली कोई जॉब लिया जाए। तो फिर हमने अपने सारे मित्रों के साथ मिलकर हम लोग पीओ की तैयारी शुरू की हमने। उस समय बीएसआरबी हुआ करता था, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड होता था। तो बीएसआरबी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे बीएसआरबी होते थे जो कि अब आईबीपीएस हो गया है। तो फिर हम लोगों ने बीएसआरबी का एग्ज़ाम दिया। आई थिंक 3 या 4 महीने हमने अच्छी तैयारी की पीओ की। यूपीएससी को थोड़ा रोक कर हमने उसकी तैयारी की और सबसे पहला एग्ज़ाम जो हमने दिया था वो बीएसआरबी नॉर्थ का दिया था जिसमें पंजाब नेशनल बैंक था। और मैं इनफैक्ट जब मैं पीएनबी ज्वाइन किया उस समय भी फर्स्ट डे जब मैंने अपने सारे स्टाफ को एड्रेस किया तो मैंने इस इंस्टांस को कोट किया कि मैं रिटेन में उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया था। अच्छा। और फाइनल जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें पीएनबी के चेयरमैन थे, उस इंटरव्यू बोर्ड के भी चेयरमैन थे श्री रशीद जिलानी जी। तो मुझे याद है वो सारा इंस्टेंस। और आपका भाग्य और आपका जो परिश्रम है कहाँ से कहाँ ले जाता है। अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो पंजाब नेशनल बैंक में हम उसको मैनेजमेंट ट्रेनी बोलते हैं, पीओ को मैनेजमेंट ट्रेनी बोला जाता है। तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जो कि पहला मेरा एग्ज़ाम था कॉम्पिटिटिव इसमें। दूसरा मैंने एग्ज़ाम दिया था बीएसआरबी साउथ का और उसमें भी मैंने देखा था कि कैनरा बैंक बड़ा लीडिंग बैंक था साउथ का। तो उसको ध्यान में रख के हमने बीएसआरबी साउथ दिया था। मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ और फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि उसमें कैनरा, विजया, सिंडिकेट और कॉरपोरेशन 4 बैंक मिलाकर साउथ के वो बीएसआरबी साउथ का एग्ज़ाम हुआ था वो। अच्छा। और वो सिलेक्शन के बाद वो अलॉटमेंट करते थे, कुछ उनकी अपनी पद्धति थी उसके हिसाब से। तो मुझे उसमें कॉरपोरेशन बैंक मिला, कैनरा बैंक नहीं मिला। और पहली जो मेरी पोस्टिंग थी वो बॉम्बे कोलाबा में मेरी पहली पोस्टिंग थी। और 10 सितंबर 91 में मैं पटना से निकलकर बॉम्बे कोलाबा में आया, वहाँ ज्वाइन किया और मेरी फिर प्रोफेशनल जर्नी वहाँ से शुरू हुई। क्या बात। यूपीएससी की तैयारी हम कर रहे थे, अर्थशास्त्र मेरा सब्जेक्ट था, मैथ मेरा सब्जेक्ट था। लेकिन फिर बैंकिंग में हम इतनी गहराई से जुड़ गए कि फिर आगे फिर हम सक्सेसफुल, हाँ दिल भी लग गया। और हमारा हमेशा ये उद्देश्य रहा है और अभी भी है कि जो काम हम करते हैं तो फिर ही तन्मयता से करते हैं। तो उसमें पूरी जी जान से हमने उसकी बैंकिंग के भीतर हमने अपना पूरा दिया। फिर यूपीएससी में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन मेरी पूरी जो जर्नी रही बड़ा सेटिस्फाइंग रहा है। तो 1991 से 2020 मार्च 2020 तक कॉरपोरेशन बैंक में मैं रहा और सबसे लंबा समय रहा। और स्केल 1 में मैं ज्वाइन किया था और जनरल मैनेजर तक मैं, जो कि उस समय टॉप मोस्ट पोस्ट हुआ करता था। जनरल मैनेजर ही सबसे बड़ा पोस्ट होता था, बाद में अब तो चीफ जनरल मैनेजर भी हो गया। तो वहाँ तक मैं पहुँचा। तो 1906 का कॉरपोरेशन बैंक का भी बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है और वो भी बड़े ही स्वतंत्रता सेनानी थे जो उसके फाउंडर थे। खान बहादुर उनका नाम था, खान बहादुर हाजी अब्दुल्ला हाजी कासिम साहब बहादुर, हमारे जो फाउंडर थे कॉरपोरेशन बैंक के। और उन्होंने भी अपनी पूरी लाइफ और पूरे जो उनके जो रिसोर्सेज थे वो बैंक और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर दिया। तो कॉरपोरेशन बैंक का भी बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, बड़ा अच्छा कल्चर रहा है।
और आज मैं जो कुछ भी हूँ, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा रोल पहले कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैंक में का आप है। जिसमें काम या करते हैं, क्योंकि करेक्ट, वहाँ बिल्कुल नीचे से बिल्कुल बिल्कुल ऊपर की चढ़ाई चढ़ते हैं, तो करेक्ट वहाँ करेक्ट सारे लर्निंग बिल्कुल एक्सपीरियंसेस सब। बिल्कुल। कोई मेंटोर रहा आपका बैंकिंग में, आप अगर कहेंगे कि हाँ ये मेरे गुरु हैं? आई थिंक मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ कि स्केल 1 ऑफिसर में मेरा जस्ट 5 साल कंप्लीट हुआ था, और मुझे मेंटरशिप मिला मुझे 2 बहुत ही बड़ी शख्सियत का, अच्छा। और श्री एम.भी. नायर और श्री के.आर. कामत साहब। जो श्री एम.भी. नायर साहब जो यूनियन बैंक के चेयरमैन हुए, लंबे समय तक रहे। श्री के.आर. कामत साहब पंजाब नेशनल बैंक के ही वो चेयरमैन थे, लंबे समय तक रहे, और वो डीजीएम और जीएम हुआ करते थे। मैं स्केल 1 ऑफिसर था, लेकिन बड़ा अच्छा मेंटरशिप उनका रहा। इसके अलावा भी कॉर्पोरेशन बैंक में काफ़ी उच्च अधिकारी का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा, और आई थिंक लोग बोलते थे कि साउथ बेस्ट बैंक है, आप बिहार से हो, तो मैं हमेशा देखा कि अगर आपके भीतर कैपेबिलिटी है, आपके भीतर ईमानदारी से आप काम करते हैं, और आपकी कमिटमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति है, तो रिकॉग्निशन आपको मिलता है। और मैंने ईच एंड एवरी मूवमेंट मैंने कॉर्पोरेशन बैंक में एंजॉय किया, और 2020 के बाद जब मैं अमालगमेशन हुआ तो मैं यूनियन बैंक में आया। 1 अप्रैल 2020 से यूनियन बैंक में एज ए CGM में आया, यहाँ पे चीफ जनरल मैनेजर, और 1 जनवरी 2020 से लेकर 21 नवंबर 2022 तक मैं एज ए CGM रहा। बहुत ही अच्छी जर्नी रही वहाँ पे, और वहाँ भी जो टॉप मैनेजमेंट थे उनका मार्गदर्शन मुझे मिला, और मुझे आगे ED और MD बनने में उन सारे लीडर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। लैंग्वेज की आपने बात करी, तो कभी बैरियर नहीं बना? आजकल जैसे इसके ऊपर इतना विवाद होता है, बट अब आप जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होती होगी, तो वहाँ की भाषा समझना, लोगों से इंटरैक्ट करना कितना आसान रहा आपके लिए वो? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, आप लोकल लैंग्वेज में अगर आप कम्युनिकेट करते हैं, स्पेशली नीचे के लेवल पे आप अगर हैं, जहाँ पे इमीडिएट आपका कनेक्शन होता है लोकल लोगों के साथ। आप टॉप लीडरशिप में हैं तो बहुत बड़ी इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप जब क्लरिकल लेवल जो पे हर काम दिन करते सामना हैं, करना है, हर दिन आपको पब्लिक का, ग्राहक के हाँ, साथ हाँ। मुकाबला करना है, आपको उनके साथ इंटरैक्ट करना है, तो डेफिनेटली आई थिंक लोकल लैंग्वेज तो एक इम्पॉर्टेंट हेल्प करता है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक दूसरा पक्ष भी इसके साथ है कि आपके भीतर अगर एक पॉजिटिविटी है, एक सर्विस देने की एक भीतर से संकल्पना है और एक दृढ़ता है आपके साथ, तो आई थिंक उस बैरियर को भी आप क्रॉस कर सकते हैं और आप लोगों के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि मेरी एक जर्नी रही, जब मैं फर्स्ट जो ब्रांच मैनेजरशिप मुझे मिली, तो मैं कलकत्ता से गुजरात, खंभात एक जगह है गुजरात में, तो कलकत्ता बंगाल की खाड़ी से मैं खंभात की खाड़ी में पहुंचा था। मैं बिल्कुल ईस्ट से बिल्कुल वेस्ट में, हाँ। और वेस्ट था बिल्कुल, वो भारत का अंतिम छोर है खंभात की खाड़ी। तो वो आनंद डिस्ट्रिक्ट में खंभात तालुका, हाँ, और वहाँ पे एक छोटा गांव था, जिनाज गांव। अच्छा। तो उसमें मेरी पोस्टिंग हुई, और मैं जस्ट स्किल 1 से स्किल 2 में मैं प्रमोट हुआ था। और बिल्कुल एक गांव की वो ब्रांच थी, जहाँ पे मतलब ब्रांच के आसपास केवल आपको गाय भैंस और इस तरीके का माहौल था। और मैं गया था, बिल्कुल कॉर्पोरेट बैंकिंग मैं कलकत्ता में कर रहा था, जहाँ पे सूट और टाई लगा के मैं बैंकिंग करता था, और वहाँ राजधानी से लेकर बिल्कुल उस माहौल में गया। मैंने इसको बिल्कुल एक अच्छे चैलेंज के रूप में लिया कि एक नए परिवेश में रहने का मौका मिलेगा, और गांव में मैं कभी रहा नहीं, तो एक थोड़ा एक अच्छे वातावरण में देखने का मौका मिलेगा, और गांव के लाइफ को भी एक देखने का मुझे तजुर्बा होगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में मैंने उसको लिया। और मैं अपने पूरे परिवार के साथ, मेरी एक बेटी है, वो उस समय 4 साल की थी वो, और मेरे गाँव चले गए? गाँव हम चले गए यार। और मेरे मेरे पिताजी 95 में रिटायर हुए थे, तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि पिताजी के साथ रहने का हमेशा मुझे पूरी जर्नी में मौका मिला है। अभी भी मेरे पिताजी के साथ ही रहता हूँ। तो वहाँ भी फादर मदर के साथ और पूरी फैमिली के साथ हम वहाँ पहुँचे खंभात में। 2 साल मैं वहाँ रहा, और आज मुझसे जो भी पूछता है कि आपकी प्रोफेशनल जर्नी का जो बेस्ट पीरियड है, तो मैं बोलता हूँ कि 2 साल मेरे गुजरात के जिनाज गांव में मैं जो स्पेंड किया, मोस्ट मेमोरेबल जर्नी ऑफ माय लाइफ। और मैं बिहार से था, गुजराती लैंग्वेज, गुजरात में आपके गांव में आपकी सारी जो लैंड के पेपर होते हैं सारे गुजराती में थे। इसके बावजूद हमने बड़ी दृढ़ता के साथ उस गांव में काम किया, और
गांव में बैंकिंग के अलावा हमने काफ़ी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। लिटरेसी मूवमेंट हमने स्टार्ट किया, वहाँ पे एक क्लब हमने बनाया, रिनशा क्लब करके। अच्छा, हाँ, और मैं 2000 से 2002 की बात कर रहा हूँ, सोचिए कितने साल जब पहले। जब कंप्यूटर्स बिल्कुल नए थे, नए इंटरनेट थे, तो हाँ, बिल्कुल ही हाँ, नया हाँ, था। हाँ। उस टाइम पे हमने अपने बैंक की तरफ से, कॉर्पोरेशन बैंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन एक हुआ करता था, उससे वहाँ हमने 4 कंप्यूटर स्कूल, प्राइमरी स्कूल था वहाँ पे दिए, कम्युनिटी सेंटर में। उसमें इंटरनेट की सुविधा हमने दी। पहले वो मोडम से चलते थे इंटरनेट। हाँ, वो तो हाँ, तो वो सुविधा हमने दी, क्योंकि गांव के लोग एक साथ बैठ के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, विश्व में किस तरीके की जानकारी होती है, उस सुविधा को हमने वहाँ प्रोवाइड की। गांव में पीने का पानी नहीं था, तो हमने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से गांव में कुआं बनाया, और आज कुआं अभी भी उस गांव में है। वाह। वहाँ प्राइमरी स्कूल था, बट स्कूल की छत नहीं थी ठीक, तो गर्मी में बंद हो जाता था स्कूल, बरसात में बंद हो जाता था। तो उसमें भी कॉर्पोरेशन बैंक इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन और गांव के सारे लोगों ने मिलकर एक कॉर्पस बनाया और वहाँ एक नया स्कूल स्थापित किया, प्राइमरी स्कूल। देखिए कि तो इस तरीके के काम हमने किया। वर्कशॉप हम करते थे वहाँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप, आज जो हम जिसकी चर्चा करते हैं, उस समय हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की वर्कशॉप किया करते थे वहाँ पे। लोगों को उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ते थे। वेटनरी ये कैंप, सारे आपके अपने इनिशिएटिव्स थे। सारे अपने। देखिए, वाह। हमारी जिम्मेवारी तो केवल बैंक की थी। लेकिन मैं आपने तो उससे आगे बढ़ के काम हाँ, मैं तो सुबह बैंक जाता और शाम को वापस आ सकता था। हाँ। लेकिन मुझे लगा कि जब भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है, और मुझे महसूस हुआ कि एक बैंकर कितना इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता कर है। सकता है सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन में, वाह। ये एहसास मुझे हुआ उस गांव में जाकर। तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मैंने ये सारी, हर एक क्वार्टर में हम कोई ना कोई इवेंट हम वहाँ किया वो करते गांव थे। आपको आज भी बहुत याद करता है? गांव इनफैक्ट उन्होंने अडॉप्ट किया मुझे अपने बेटा के रूप में, अरे वाह। और उन्होंने, गुजराती में बोलते हैं वो जिनाज गाँव नो बेटो। हाँ, अरे वाह। और आज भी उस गांव में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है हाँ। तो मुझे वो इनवाइट आता है, और मैंने 1 साल पहले वहाँ गांव में एक इवेंट में मैं पार्टिसिपेट भी किया वहाँ पे। ब्यूटीफुल। मुझे याद है उस समय प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थे जो बाद में वहाँ प्रिंसिपल हुए, उनकी रिटायरमेंट हुई, तो उस रिटायरमेंट के फंक्शन के लिए मुझे इनवाइट आया था। तो इनफैक्ट मैं so बिहार में जो emotional। हमारा अपना जो ओरिजिनल गांव है, मैं वहाँ से कुछ इतना अटैचमेंट नहीं हूँ। आई थिंक मैं उस गांव के साथ अटैच्ड हूँ। अरे वाह। और मुझे बहुत खुशी है कि गुजरात दूरदर्शन ने, आई थिंक उनको कुछ मालूम हुआ हमारे इस काम के विषय में, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अच्छा, मैं कॉर्पोरेशन बैंक जिनाज। अरे वाह। तो उसमें हमारे उस समय के जनरल मैनेजर और हमने जो कुछ एक्टिविटी काम किए की, सारे उसको सारी उन्होंने गांव के भीतर शूटिंग की। उसमें हमारे ब्रांच का इंटरव्यू है, स्टाफ का इंटरव्यू है, गांव का इंटरव्यू है। तो एक बड़ा अच्छा सेटिस्फाइंग अनुभव रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैं इस पोस्ट पे पहुंचा हूं, उस गांव के लोगों का ब्लेसिंग्स हमारे साथ जरूर रहा है, तभी आप इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। देखिए, इतनी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना सब कुछ, इतना एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता नहीं बन पाता अगर अशोक जी या गांव वाले अपनी भाषा को लेकर बहुत रिजिड हो जाते हैं। तो जी, इतना कितना जी। ज़रूरी है हम सबका फ्लेक्सिबल होना। हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा था, देखिए बहुत कुछ सीखे हैं इनसे लेने के लिए। इतनी अच्छी बात कही कि चाहते तो अपना 9 से 5 की एक नौकरी करते, अपना शाम को घर जाते। लेकिन अगर हर नौकरी में हम लोग, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो, ये समझ लें कि हम हाउ वी कैन गिव समथिंग टू द सोसाइटी, तो हर इंसान एक चेंज मेकर बन सकता है। मुझे वाकई लग रहा है आप उन चेंज मेकर्स में से एक हैं। एक और बड़ी प्यारी बात मैंने आपकी भी नोटिस की, जी, अशोक जी, आपने कहा मैं अपने पिता के साथ रहता हूँ। जी, जी, ये छोटी छोटी बातें ना किसी व्यक्ति के संस्कार दिखाती हैं। जी, जी। आज एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है हर बिल्कुल। प्रोफेशन में, स्ट्रेस है, ये है। बिल्कुल। आपको लगता है, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि पटना में जो एक बच्चा पला बढ़ा, उसके जो परिवार के संस्कार थे, वो आज MD एंड CEO के पद तक आते आते, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन उन संस्कारों का है जो आप जहाँ पहुँचे हैं वो है? ऋचा जी, आई थिंक मुझे एक ऐसा आपने प्लेटफॉर्म दिया है और मौका दिया है, तो मैं अपना स्नेह और जो बहुत बड़ी जो सीख मुझे मिली है, तो आई थिंक मैं अपने गुरु को ज़रूर आज याद करना चाहूँगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मेरे गायत्री परिवार मेरे गुरु रहे हैं, और इनफैक्ट मेरा नाम और नामकरण संस्कार गुरुजी ने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इतनी बड़ी जो शक्ति है, उस शक्ति ने अगर मुझे ये नाम दिया है, तो ज़रूर मुझे उस नाम के साथ एक अपने आप को इंसाफ करना ज़रूरी है। और घर में जो मेरी परवरिश भी रही, तो मेरे फादर
सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते थे और पूरी जीवनी मैंने देखी कि बड़ा ही सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी के साथ उन्होंने काम किया है। तो 3-4 चीज़ें जो हैं, जो ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और इंटीग्रिटी, ये 3 चीज़ें मैंने अपने पिताजी से सीखी है और उन चीज़ों को मैंने अपनी पूरी लाइफ में अडॉप्ट किया है। और मैं जब भी अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ जब बात करता हूँ तो मैं हमेशा, बिजनेस तो एक पहलू है, बिजनेस, टारगेट, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी अगर आपके भीतर ऑनेस्टी है, सिंसियरिटी है, इंटीग्रिटी है और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कमिटमेंट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, कमिटमेंट अगर आपके भीतर है तो आई थिंक एक अच्छे इंसान आप बन सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है आज की सोसाइटी में, जहां हम देख रहे हैं कि इतनी डिफरेंसेस है, इतनी तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो आई थिंक अपने आप को एक डेवलप करने का, एक इंसान बनने का एक बहुत ही ज़रूरत है सबसे पहले। अच्छा इंसान होगा अच्छा तो इंसान अगर आप प्रोफेशनल हो हैं तो आप अच्छे प्रोफेशनल जरूर हो जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मेरा हमेशा से ये पहलू रहा है कि मैं भी उसी के ऊपर अपने आप को ढाला हूँ, उसी के ऊपर काम करता हूँ। आज भी मैं प्रयास वही करता हूँ कि अपने आप को कैसे एक अच्छे इंसान के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकूँ। और मैं आपके चैनल से भी, माध्यम से भी, अपने सारे जो हमारे सहकर्मी हैं या जो भी लोग इसको देखें, तो सबसे पहले ये प्रयास ज़रूर करें कि हम पहले अच्छे इंसान बने और बिजनेस, टारगेट्स, कमर्शियल जो एक्टिविटी होती है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से आप अपने लाइफ में जी सकते हैं। ऐसा माना जाता है, जैसे मैं भी देखती हूँ फैमिली में, अगर कोई बैंकर्स हैं तो बहुत स्ट्रेस वाला जॉब है, क्योंकि टारगेट्स हैं, या वो मंथ एंड आ रहा है, फिर वो ईयर एंड आ रहा है, मैं देखती हूँ। तो कितना स्ट्रेस आपकी लाइफ में रहा इन सब चीज़ों को लेकर, और अगर अब आज एज ए टीम लीडर आप हैं तो अपनी टीम को क्या बताते हैं कि इस तनाव से कैसे थोड़ा बचा जा सकता है, या इसको कैसे बेटर हैंडल किया जा सकता है? प्रॉब्ली बच हम लोग कोई नहीं सकते स्ट्रेस से, लेकिन उसको बेटर हैंडल कर सकते हैं। देखिए, मैं तो एज ए पीओ ज्वाइन किया, तो मैं तो एज ए ब्रांच मैनेजर मेरी पूरी जर्नी रही। 1991 से 2014 तक मैं ब्रांच मैनेजर ही था, डिफरेंट कैपेसिटी में, स्केल 1, 2, 3, 4, स्केल 5 तक, एजीएम तक मैं ब्रांच मैनेजर था, बांद्रा की एक ब्रांच में। लास्ट मेरा जो असाइनमेंट था, मैं दुबई में भी कॉर्पोरेशन बैंक को हेड कर रहा था। 4.5 साल मैं वहाँ भी रहा। उसके बाद मैं रीजनल मैनेजर हुआ। वाराणसी में हमारी एक नई रीजन खुली थी, तो वहाँ भी मैं रीजनल मैनेजर रहा। पूरा देश घूमे हैं। उसके बाद 9 स्टेट में मैंने काम किया है, और दिल्ली में मैं जनरल मैनेजर था। तो तनाव तो देखिए, मैं इसको तनाव की तरह लेता ही नहीं हूँ। कोई भी आपको बिजनेस और टारगेट्स दिए जाते हैं तो आपको आपके इसको देखने का 2 नज़रिया। एक तो आप बिल्कुल आप फोकस करेंगे कि मुझे टारगेट ही अचीव करना है, बिजनेस अचीव करना है। दूसरा है कि आप कैसी अच्छी एक टीम बिल्डअप कर सकते हैं, और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल होता है सेल्फ बिलीफ का। आई थिंक अगर आपके भीतर एक बिलीफ है कि मैं ये कर सकता हूँ, और मैं हमेशा मेरा ये मानना रहता है कि अगर कोई दूसरा आदमी कोई काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये विश्वास मुझे हमेशा रहा है और आज भी, और यही कारण है कि मैं इतने बड़े बैंक को आज बहुत सक्सेसफुली हैंडल कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट, इससे पहले कैनरा बैंक में था, वहाँ भी मैंने सक्सेसफुली हैंडल किया। तो एक अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा फिर इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि आप टीम कैसी बिल्डअप करते हैं। अगर आप वो टारगेट को केवल अपना टारगेट मान के चलेंगे ना कि ये पूरी टारगेट मुझे मिली हुई है और मुझे ही करना है, तो फिर बहुत स्ट्रेस आपको हो जाएगा और बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। तो आई थिंक आपके साथ एक अच्छी टीम होनी चाहिए, और उस टीम बिल्टअप में अगर आप ब्रांच मैनेजर भी हैं तो आपके साथ 5-6 लोग होते हैं। अगर आप रीजनल मैनेजर हैं तो आपके साथ बड़ी टीम होती है, क्योंकि आपके साथ फिर 40-50 ब्रांच होते हैं। जोनल मैनेजर हैं तो आपके साथ 1000 से ऊपर ब्रांचेज होती हैं, 1000-2000 एम्प्लॉई होते हैं। तो जब तक आप अपने भीतर बिलीफ नहीं पैदा करें और अपनी टीम को ये विश्वास नहीं पैदा करें कि हमारे भीतर ये काम करने की क्षमता है, हम ये काम कर सकते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी लोगों के भीतर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को हार्नेस हम कैसे करें, आई थिंक वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम इसके ऊपर फोकस करें, ना कि केवल टारगेट और बिजनेस के ऊपर फोकस करें, अगर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, अच्छी टीम बिल्डिंग में काम करें, कुशलता के साथ काम करें, तो ये बिजनेस और टारगेट्स ये सब अचीवेबल हैं, सब कुछ हो सकते हैं।
मुझे लगता मैं है इस क्रम में leaders आपको को भी देख सोच ये हाँ, लीडरशिप को सोचना होगा, बिल्कुल तभी ये वो नीचे लीडरशिप जाएगा करेक्ट मैसेज। करेक्ट ये इनफैक्ट ये टॉप लीडरशिप से ये स्टार्ट होनी चाहिए। अगर बैंक के हेड हैं, जैसे मैं अभी एमडी एंड सीईओ हूँ, तो ये यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मेरे सीजीएम, जीएम, मेरे जोनल हेड, हर एक लेवल पे ये पर्कुलेट होनी चाहिए। तब वो डाउन द लेवल ब्रांच मैनेजर भी उसी ढंग से सोचेगा, बिकॉज ब्रांच मैनेजर भी एक छोटी एरिया में जब वो काम कर रहा है तो उस बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। एंड मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एक गांव में भी कोई ब्रांच है, पीएनबी की अगर ब्रांच है, तो गांव के लोग एमडी और ईडी को नहीं जानते हैं। उनको वो सबसे बड़ा उनके वही सबसे बड़ा आदमी है। वो वहाँ के मैनेजर को ही समझते हैं कि यही बैंक का एमडी है। वहाँ पे आप अगर एमडी के रूप में चले भी जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने ये देखा है, मैं 1.5 साल पहले जब जिना गाँव में के पास गया तो कुछ लोग आए मिले, तो वो ब्रांच मैनेजर को ही वो समझ रहे कि यही एमडी है। उनको कुछ मतलब नहीं है कि आप ईडी हो गए, एमडी हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हर एक लेवल पे आई थिंक हर एक जो ब्रांच मैनेजर है या जो टीम को, छोटी टीम को भी लीड कर रहा है, उसके भीतर भी ये भावना अगर हो कि मुझे अच्छी टीम बनानी है, मुझे अपने आप को डेवलप करना है, मेरे टीम को डेवलप करना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है। और मैं हमेशा मानता हूँ, मैं जितनी टाउन हॉल मीटिंग करता हूँ अपने सारे स्टाफ को बोलता हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे भीतर अपार क्षमता है। और इसमें मैं छोटा सा एक आपको स्टोरी कोट करूँगा, बड़ा लाइव स्टोरी है। आई थिंक हम सब लोग जानते हैं कि शेरपा तेंजिंग एंड द एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने सफलता प्राप्त की, लेकिन वो सफलता उन्हें एक अटेम्प्ट में नहीं मिली थी। वो एक अटेम्प्ट जो उन्होंने किया था तो बेस 3 तक वो पहुँचे, और उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति हुई जिसके कारण वो माउंट एवरेस्ट पे उस समय नहीं जा पाए उस अटेम्प्ट में। तो एक बड़ा अच्छा प्रसंग है वहाँ पे, जहाँ पे एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट को देखा, नीचे से वो देख रहे हैं कि वो माउंट एवरेस्ट है उस बेस 3 कैंप से, लेकिन पहुँच नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस अटेम्प्ट में हमें वापस जाना है। तो वापस जाने के पहले एक एडमंड हिलेरी ने एक सेंटेंस बोला, जो कि उन्होंने कोट भी किया है, कि एज ए ह्यूमन बीइंग, उसको इंग्लिश में है कि एज एन ह्यूमन बीइंग आई विल improve myself and I will come back again and I will conquer you। उनको माउंट एवरेस्ट को देखकर वो बात कर रहे हैं कि as an human being I will develop myself and I will come back again and I will conquer you। As a mountain you cannot grow further। and ठीक उसके बाद उन्होंने दोनों लोग फिर से अटेम्प्ट किया, नेक्स्ट अटेम्प्ट, और सफलता उनको मिली इसमें। तो मुझे लगता है कि एज एन ह्यूमन बीइंग वी शुड ऑलवेज टेक द चैलेंजेस एंड हमारे भीतर जो क्षमता है, आई थिंक ये सब स्टोरीज हमें मोटिवेट करती है कि हम कुछ भी अचीव करने के लायक हैं। अब आपकी एक स्टोरी सुनना चाहूँगी मैं। लीडरशिप पे तो हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन क्या होता है जब हम लगातार बात कर रहे हैं कि जहाँ से आपने शुरू किया, स्केल 1, स्केल 2, बैंक में किसी कस्टमर के साथ, किसी ग्राहक के साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कई बार एक ज़माना था जब भाई ग्राहक लड़ पड़ता था, मेरा ही पैसे क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उतना पता नहीं होता है नहीं, लेकिन कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको आज तक याद हो, जिसने आपको कोई बहुत बड़ा लेसन सिखाया हो? मैं फिर वही गांव की बात करूंगा, तो जीनाज गांव की बात करूंगा। तो वहाँ पे पहली बार मैं देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और थंब इम्प्रेशन लगा रहे हैं लोन लेने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब अभी भी हम उसी एरा में हैं और लोग थंब इम्प्रेशन से, अंगूठा छाप पे काम कर रहे हैं। तो हम अपने सारे स्टाफ, मेरे साथ 2 ऑफिसर थे वहाँ पे और 2 अवार्ड स्टाफ थे, क्लरिकल स्टाफ थे। तो हम लोगों ने वहाँ डिसाइड किया कि कुछ तो हमें यहाँ करना चाहिए इस गांव में, और क्यों नहीं एक मुहिम यहाँ चलाई जाए जिससे इस गांव में कोई भी अगले साल कोई भी बैंक के भीतर आए तो अंगूठा छाप नहीं रहे, एटलीस्ट उसको लिखने और साइन करने और पढ़ने के लिए जानकारी उससे मिले। तो उसी क्रम में हमने वहाँ एक क्लब बनाया, रीनेशा क्लब, जो कि हिंदी में उसको पुनर्जागरण बोलते हैं। और उसमें हमने अपने बैंक के स्टाफ और प्राइमरी स्कूल था वहाँ पे, उसके टीचर्स को इंटीग्रेट किया। और 3 बजे के बाद जब बैंकिंग का जो काम ख़त्म हो जाता था तो हम लोग घर घर जाकर ऐसे लोगों को पिक करते थे और उनको हमने वहाँ पे पढ़ाने की एक शिक्षा हमने स्टार्ट की। अरे वाह, क्या बात है। तो ये कार्यक्रम हमने वहाँ बहुत ही सक्सेसफुली चलाया और मुझे बहुत खुशी है कि एटलीस्ट 1 साल में हम एक बड़े लेवल पे इस मुकाम को हम हासिल कर पाए, जिसमें जो हमने एक
ये टारगेट, देखिए बिजनेस का टारगेट तो हर एक बैंक ब्रांच करता है, लेकिन इस टारगेट को हमने लिया कि इस गांव में कोई भी अशिक्षित नहीं रहा एटलीस्ट उनमें, तो इसको हमने करीब करीब 90% से ऊपर हमने सफल किया। तो कभी कभी इस तरीके की चैलेंजेस आती हैं, लेकिन आप उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर कैसे उसको लेते हैं अपने लाइफ में। मैं उसको इग्नोर भी कर सकता था और अपने, मेरा 2 साल का वहाँ टेन्योर था, मैं हाँ 2 साल में मैं अपने टेन्योर को पास करके और वहाँ से निकल सकता था, लेकिन मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और उसको फिर हमारे कभी किसी सारे बात में साथियों गुस्से का सामना किया आपने? कभी नहीं? गुस्से का सामना मैंने कभी देखा नहीं कि मेरे साथ कोई कभी गुस्से में, क्योंकि मेरे भीतर हमेशा एक कस्टमर सर्विस देने की एक बहुत ही ललक हमेशा रहती है, और आज भी मेरे बहुत सारे ब्रांच के जो कस्टमर हैं मेरे साथ इंटीग्रेटेड हैं और वो मुझे मैसेज भेजते हैं। तो गुस्से का क्षण मैंने कभी देखा नहीं कि कोई कस्टमर आकर कोई शाउट कर रहा है। हम कभी कभी लॉबी में हमारे कोई स्टाफ ने अगर ऐसा ही किया तो फिर उनको बुलाकर बढ़िया से चाय कॉफ़ी पिलाकर हम उनके साथ डिस्कस करते थे। मेरी एक एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ गुड़गांव में हमारी एक ब्रांच थी DLF फेज़ 1 में, बहुत ही प्रेस्टिजियस एक ब्रांच हुआ करती थी, अभी भी है वो ब्रांच, तो बड़ी हाई प्रोफाइल वो ब्रांच है। तो वहाँ पे 9 बजे की हमारी ब्रांच हुआ करती थी। ये कौन से बैंक का बता रहे हैं? ये कॉर्पोरेशन बैंक का ही मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ मैं 2006 से 2010 ब्रांच मैनेजर के रूप में काम किया वो, और बहुत ही हाई प्रोफाइल ब्रांच हमारी है वो, अभी भी है वो, जहाँ पे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एंड मिलिट्री पीपल, इवन लेफ्टिनेंट जनरल एंड ऑल वहाँ रहते हैं, और उनका अकाउंट हमारे यहाँ था। और 9 बजे उस ब्रांच के सामने बिल्कुल लाइन लग जाती थी खोलने के लिए, और हमने ब्रांच भी रखी हुई थी, 9 बजे सुबह खोलते थे हम। तो वहाँ मैंने देखा कि मोस्टली ये रिटायर्ड लोग हैं और इनकी रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। हाँ, इनके साथ आप जितना टाइम स्पेंड कीजिए, देखिए बहुत सारी प्लेसेस में आप जाओगे, बॉम्बे में मैंने काम किया, कलकत्ता में काम किया, तो वहाँ पे क्विक सर्विस उनको चाहिए। यहाँ पे यू नीड टू स्पेंड टाइम विद दोज पीपल। तो मैंने वो जब देखा कि इस तरीके की यहाँ कल्चर है, तो अपने केबिन में बैठाकर और चाय कॉफ़ी उनको सर्व करता था, बातें करता था, और मैंने देखा कि ये मेरा बिजनेस 3 साल में 3 टाइम्स मेरी बिजनेस बढ़ गई, और उसके बगल में मेरी दूसरी बैंक की ब्रांचेस थी। तो मैंने देखा कि हर एक जगह पे हर एक डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। आप एक तरह के कल्चर के साथ काम नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा वहाँ पे अगर आप वहाँ पे क्विक डिस्पोजल आप वहाँ उस ब्रांच में करेंगे तो आपसे नाराज़गी हो जाएगी वहाँ पे। और वो लोग आते थे तो पूरी इकोनॉमी की डिस्कस करते थे, फाइनेंशियल्स डिस्कस करते थे, दे वांटेड टू स्पेंड टाइम विथ यू, और वो समझना चाहते थे कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है। अब वहाँ पे अगर आप बिल्कुल फास्ट डिलीवरी चैनल करेंगे तो फिर वो बिजनेस आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने अपने आप को इस रूप में वहाँ ढाला कि मैं उनके साथ चाय कॉफ़ी पे बैठता था, उनके साथ बात करता था, और इसके साथ साथ उनकी सारी बिजनेस मेरे पास आती थी, और सक्सेसफुली मैं वहाँ 4 साल रहा। ये बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है लाइफ के लिए भी और प्रोफेशन के लिए भी। तो मैं अपने साथियों को भी बोलता हूँ कि देखिए, कोई एक एक्सपीरियंस लेकर आप पूरे इंडिया में काम नहीं कर सकते हैं। गांव में अगर गांव में अगर आपको काम करना है तो उसके लिए दूसरी आपको स्ट्रेटेजी लेनी पड़ेगी, अपने आप को दूसरी तरह से ढालना पड़ेगा। आप सेमी अर्बन में काम कर रहे हैं, मेट्रो में काम कर रहे हैं, मेट्रो में भी दूसरे गुड़गांव एक काफ़ी डेवलप प्लेस है, लेकिन वहाँ भी एक अच्छे सेगमेंट को कैटर करना है जहाँ पे यू नीड टू स्पेंड टाइम विद दोज पीपल। तो आई थिंक जितने भी हमारे जो बैंकिंग सेक्टर के जो कलीग्स हैं, आई थिंक दे नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स कि किस जगह की क्या प्रायोरिटी है, कैसे हमें उनके साथ बिहेव करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अमेजिंग। अशोक जी, एक हमारी पीढ़ी जो 80 के दशक में पली बढ़ी, फिर 90 में करियर की शुरुआत हुई सबकी, मुझे लगता है हमारी पीढ़ी ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट या सबसे ज़्यादा बदलाव देखे। बिल्कुल। एक भी फ़ोन ना होने से कि मोहल्ले में एक फ़ोन है से लेके आज घर में हर एक के हाथ में कई बार 2 मोबाइल फोन से लेके, है ना, टेक्नोलॉजी में। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि पहले होता था कि कई बार बैंक जाना है तो लोग, हमारे फादर लोग हाफ डे छुट्टी लेते थे कि आज बैंक का काम करना है। सही बोल रहे हैं। अब महीनों बैंक नहीं जाते। तो एज अ बैंकर आपने इस बदलाव को कैसे देखा है, और कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए एज अ बैंकर इस बदलाव से बार बार लगातार अपने आप को अडेप्ट करने में? बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि मैं तो उसी जर्नी से आया हूँ। इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगी, पहले बैंक मैनेजर जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता था, ऐसे रिश्ते होते थे कि घर के शादी ब्याह के न्योते दिए जाते थे। सही बोल रहे हैं। अब हमें पता नहीं हमारी ब्रांच कहाँ है, मैनेजर कौन है, नो वन नोज। बिल्कुल सही बोल रही है। आई थिंक
कस्टमर कनेक्ट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। हाँ। तो मैं तो उस पीढ़ी से आता हूँ जहाँ पे सारी जो रिलेशनशिप होती थी वो कस्टमर के साथ ही होती थी। एग्जैक्टली। हाँ, फ़ोन पे अगर कस्टमर बात करके बोल दिया तो हम लोग बैंक गारंटी इशू कर देते थे, एलसी इशू कर देते थे, पैसा उनका निकाल के रख देते थे कि आएगा तो लेके जाएगा वो। तो इतना विश्वास होता था कस्टमर को भी और हमें भी उतनी विश्वास होती थी। तो मैं तो 91 से जब स्टार्ट किया तो उसमें तो मैनुअल लेजर हुआ करते थे। हाँ, बड़ी-बड़ी मोटी लेजर होती थी और उस लेजर में सारी एंट्रीज़ की जाती थी। मुझे याद है कि ब्रांच के भीतर अकाउंट खोलने के लिए लोग किसी से पैरवी करते थे। इंट्रोडक्शन खोजते थे कि आप जाकर मेरा इंट्रोडक्शन करोगे और एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन का एक कॉलम हुआ करता था जहाँ पे कोई आदमी इंट्रोड्यूस करता था, तब जाकर किसी का अकाउंट खुलता था। तो ये जर्नी हमने देखी है और आज आप घर बैठे मोबाइल के ऊपर और हमारे साइट के ऊपर जाकर आप वीडियो केवाईसी के थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं। तो देखिए हम लोग 91 से लेकर अभी तक की जो पूरी जर्नी हमने देखी, आपको अपने आप को बिल्कुल री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, री इन्वेंट करना पड़ेगा अगर आप अपने आप को इस सोसाइटी में अपने आप को रेलिवेंट महसूस कराना चाहते हैं। तो अब आज मैं अपनी स्टोरी वही अपने स्टाफ को बोलूँ कि भाई मैं तो उस लेजर इससे आया हूँ और 10 घंटे मैं ब्रांच में काम करता था और 10 बजे रात तक मैं बैठता था। आई कैनॉट एक्सपेक्ट दिस थिंग्स फ्रॉम माई कलीग्स नाउ। और ये एक्सपेक्टेशन भी फिर गलत हो जाएगा बिकॉज इतनी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी जर्नी में हो गई है, इतनी चीज़ें सारी डिजिटली आ गई हैं, तो आज तो कस्टमर कन्वीनियंस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नाउ। लेकिन इसके साथ साथ आज की डेट में भी कस्टमर कनेक्ट अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोग भले ही अकाउंट खोल ले रहे हैं, सुविधा उनको मिल गई है, लेकिन आज भी जब आप एज ए ब्रांच मैनेजर, एज ए ब्रांच ऑफिशियल और एज ए एमडी एंड सीईओ ऑल्सो, जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ फ़ोन पे बात करते हैं या मिलते हैं, तो वो एक बॉन्डिंग अभी भी, देखिए हम ह्यूमन एस्पेक्ट को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप कितनी भी डिजिटली अपने आप को एडवांस कर लीजिए, लेकिन ह्यूमन कनेक्ट, ह्यूमन एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट रोल हमेशा अदा करता रहा है और आगे भी रहेगा ये। तो आई थिंक हमेशा मेरा ये विश्वास है कि डिजिटली आप अच्छी सुविधा दीजिए, कन्वीनियंस प्रोवाइड कर दिए, जिससे लोगों को किसी भी तरीके की फाइनेंशियल नीड की ज़रूरत है तो उसको किसी चीज़ के लिए आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल प्रोसेस आप ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, लेकिन जहाँ भी अगर उसको कुछ ज़रूरत है तो उसको आप फिर डिजिटल में ट्रांसफर मत कीजिए कि भाई आप मेरे कॉल सेंटर पे बात कर लो और वहाँ से ले लो। वहाँ अगर आप थोड़ा सा पर्सनल कनेक्ट ला देते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कभी कभी ये भूल कर लेते हैं कि हम केवल डिजिटली बात करते हैं और वी थिंक कि एवरीथिंग डिजिटली हो जाएगा और लोगों को फिर ब्रांच से क्या मतलब है या बैंक एम्प्लॉय से क्या मतलब है। यहाँ पे एक ज़रूरत है हमारे बैंक एम्प्लॉयज़ को भी कि थोड़ी फिजिकल कनेक्ट रखें, कस्टमर कनेक्ट रखें और डिजिटल जितनी हम कर सकते हैं उसको हम करें, तो एक सोसाइटी में बहुत अच्छी चेंजेस हम ला सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स का आना कितनी बड़ी चुनौती रहा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, क्योंकि मुझे ये भी एक फेज़ याद है जब लगता था कि अरे यहाँ सब कुछ जल्दी हो जाता है, अभी ये सरकारी वाले बैंक में जाएंगे वहाँ वो, क्योंकि क्या होता है ना, स्टाफ की आदत एक तरह से बनी हुई होती है। बिल्कुल। अब यहाँ आए सडनली हर चीज़ स्पीड अप हो गई, तो वो आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज था? और क्या अब आप एट पार हैं? या देखिए ये एक फेज़ था, आई थिंक मैं बोलूँ तो 2000 से 2010 तक का एक फेज़ था जहाँ पे कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आए और जब भी कोई नए एंट्रेंट जब आते हैं तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डिजिटल इसके साथ आए और एक बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूर प्राइवेट सेक्टर बैंक के आने से हुआ। काफ़ी कुछ डिजिटल इनिशिएटिव वो लेकर आए, लेकिन उसके बाद सारे पब्लिक सेक्टर बैंक, नॉट ओनली बीएनबी, सारे पब्लिक सेक्टर बैंक इसके ऊपर काफ़ी उन्होंने फोकस किया। और बड़ा चैलेंज रहा होगा आप लोगों को। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए हमारा 131 साल का इतिहास है, हमारी लिगेसी है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास इमीडिएटली स्टार्ट कर रहे हैं या जिनके पास 10, 20, 25 साल का लिगेसी है और हमारे पास 100 ईयर्स की लिगेसी है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज आपको उस सारे सिस्टम को कन्वर्ट करना है, डिजिटल लाना है। आपकी जो डेटा जो बनी हुई है, वो डेटा जो आपने इनपुट उस समय बनाया है, वो सारी डेटा आज के डिजिटल के रूप में कैप्चर्ड नहीं है उस समय के इसमें। तो एक बार बहुत बड़ी एक्सरसाइज सारे बैंकों, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने किया और 2010 से लेकर आज तक एक बहुत ही बड़ी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पब्लिक सेक्टर बैंक में हुई
और जिसका नतीजा है कि आई थिंक पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक फार हेड है प्राइवेट सेक्टर बैंक की तुलना में। और आई थिंक डिजिटली तो जितने भी प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर्स प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, वी आर ऑल एट पार एट मेनी एरियाज़। हमने भी अभी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, नए मोबाइल बैंकिंग अडॉप्ट की है, इंटरनेट बैंकिंग आज सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है। तो आज तो आई थिंक सारे पब्लिक सेक्टर बैंक फार हेड है एंड दे आर ऑल प्रोवाइडिंग द एक्सीलेंट डिजिटल। एक 10-15 साल का समय मुझे लगा होगा, जब ऐसा लगा होगा 15 साल तो लगा है इसमें, क्योंकि हमारी जो पुरानी जो डेटा थी उसको ट्रांसफॉर्म करना, फिर नए चैनल को अडॉप्ट करना, आपको अपने स्टाफ को भी रीस्किल करना है, अप स्किलिंग करनी है। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी वंडरफुल, आई हैव सीन द जर्नी कि पहला एक कंप्यूटर लगा तो कितनी खुशी लोगों को हुई और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। या तो एक बहुत लंबी जर्नी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने तय की है और आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सारे बैंक अच्छे मुकाम पे हैं। आई थिंक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पब्लिक सेक्टर बैंक ने बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा की है। मतलब क्या है ना, इस ग्रोथ के साथ एक नया चैलेंज आया, अभी साइबर सिक्योरिटी, अब ये यूपीआई से कहीं गलत पेमेंट ना हो जाए, ओटीपी आपके पास है, मतलब इतने तरह के हो गए अब तो साइबर क्राइम्स, इससे आप कैसे डील कर रहे हैं? देखिए, इसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बोलना चाहूँगा। और चूँकि मुझे ये एक प्लेटफॉर्म मिला है तो जितने लोग इसको देख रहे हैं, मैं सारे लोगों से भी ये अनुरोध करूँगा कि वो ज़रूर जो भी डिजिटल टूल्स वो यूज़ करते हैं, कभी किसी डिजिटल टूल को किसी के साथ शेयर ना करें। वो फैमिली के लोग हों या आपके फ्रेंड्स हों या कोई भी अननोन आदमी अगर आपके मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड मांगता है या कोई ओटीपी मांगता है, तो कभी भी आप इन चीज़ों को शेयर ना करें। देखिए, पिछले आई थिंक 2011-12 से अभी तक एज ए बैंकर होने के नाते भी मैंने कभी भी फिजिकल चेक इशू नहीं किया है। सारा ट्रांजैक्शन मैं मोबाइल बैंकिंग से कर रहा हूँ, सारा ट्रांजैक्शन डिजिटली कर रहा हूँ और मैंने इस तरीके की कभी किसी समस्या से कभी ग्रसित नहीं हुआ या किसी तरीके के फ्रॉड हुए हों, ऐसा मैंने देखा नहीं कभी। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस कैसे क्रिएट करते हैं। और कभी भी अननोन नंबर से कोई कॉल आता है जिसमें आपसे आपके अकाउंट के डिटेल मांगे जाते हैं या कोई ओटीपी मांगा जाता है, तो कभी भी आप इन चीज़ों को किसी भी अननोन व्यक्ति से शेयर ना करें। अगर आपके पासवर्ड हैं, उस पासवर्ड को हमेशा आप फ्रीक्वेंटली आप उसको कुछ चेंज करते रहें। आई थिंक कुछ चीज़ों को, जो कि बहुत ही मूलभूत ये चीज़ें हैं, अगर इनके ऊपर हम ध्यान दें तो आई थिंक डिजिटल बैंकिंग बहुत ही सेफ़ है। इसमें कोई आपको चैलेंज महसूस नहीं होगा। लेकिन बैंक्स के लिए भी तो बैकएंड अपना सेफ रखना हाँ, कितना बड़ा वो एक चैलेंज दूसरा है। एस्पेक्ट है। एक तो हो गया कि आप तो ये कस्टमर के लिए हाँ, अवेयरनेस के awareness लिए हो है, गई। लेकिन इसके साथ साथ सारे बैंकों को, और मैं अगर अपनी पीएनबी की बात करूं तो हमने अपने सिस्टम को काफ़ी रोबस्ट बनाया हुआ है, क्योंकि हर रोज़ हमारे सिस्टम पे भी पेनिट्रेशन होता है और थाउजेंड्स ऑफ हिट्स आते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। हर रोज़ हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो सिस्टम है वो कितनी रोबस्ट है। आपके जो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस जो सिस्टम में बनी हुई है वो आपकी बहुत ही रोबस्ट होनी चाहिए, सो दैट कोई भी इस तरीके के हिट हैं या अटैक हैं वो वहाँ पे ही वो प्रिवेंट होने चाहिए। तो इसके लिए हमने 2-3 चीज़ें की हुई हैं। एक हमारा एक कमांड सेंटर है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल रिजिलियंस कमांड सेंटर, ORCC। अच्छा। वो हमने पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर हमने भीतर एक डेवलप किया है, जो हमारे हेड ऑफिस द्वारका में जो है उसमें हमने कमांड सेंटर बनाया है, जिसमें 24/7 हमारे लोग वहाँ उसको मॉनिटर करते हैं। इट इज़ लाइक ए वार रूम। अच्छा। तो जैसे बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक हैं वो जो फिजिकल उसको मॉनिटर करते हैं, तो वैसे हम यहाँ पे जो डिजिटली जो अटैक होते हैं उसको वहाँ मॉनिटर किया जाता है। और हमारे जितने भी डिलीवरी चैनल्स हैं, जो कस्टमर फेसिंग चैनल्स हैं, उन सारे चैनल्स की डैशबोर्ड वहाँ बनी हुई है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो डैशबोर्ड है और उसमें एक इंडिकेटर्स बने हुए हैं कि कोई भी लिमिट जो हर एक हमारी जो डिलीवरी चैनल्स की कितनी लिमिट अनसक्सेसफुल होगी तो एक ट्रिगर उसमें ये होगा, निकलेगा उससे। वो सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं और कभी भी
उस लिमिट को कोई भी चैनल हमारा क्रॉस करता है, और वो जो ट्रिगर बनी हुई है बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रिगर्स बनी हुई हैं, तो जैसे ही उसको ये होता है, क्रॉस होता है, तो इमीडिएटली हमारे जो उस डिजिटल टूल के जो ओनर हैं, जो हमारे आईटी के हेड हैं या बिजनेस विंग हैं, उनको अलर्ट किया जाता है फिर कमांड सेंटर के थ्रू कि भाई आपकी ये जो ट्रिगर बनी हुई है, ट्रिगर क्रॉस हो रहा है, और ट्रिगर बड़ा ही स्ट्रिंजेंट होता है, जो एक साइबर अटैक का को हिंट करता है, ऐसा होगा? वो ऐसा मतलब हो सकता है कि साइबर अटैक हो, या आईटी में कोई किसी तरीके के चैलेंजेस हो, या जो बिकॉज ऑफ द वेरियस थिंग्स लोड बढ़ गए हैं इसके कारण कहीं, तो वो ट्रिगर जब भी किसी भी कारण से हिट होता है तो और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट ट्रिगर है, तो इमीडिएटली वो बिजनेस विंग और दी आईटी जो उसके ओनर हैं उनके पास वो संदेश जाता है, और फिर वो लोग उसके ऊपर काम करते हैं एंड उसकी मॉनिटरिंग करती हैं। एक तो ये एक हमारा सेंटर बना हुआ है, फिर हमारा एक शॉक बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशनल रिजिलियंस सेंटर है हमारा, देन नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर है जिसको शॉक और नॉक बोलते हैं टेक्नोलॉजी के टर्म में। तो ये पूरे नेटवर्क हमारी जितनी है, पूरे बैंक की जो नेटवर्क है, 10,200 हमारी शाखाएं हैं, 12,000 ATM है, इसमें सारे में नेटवर्क हमारी हैं, सिक्योरिटीज़ लगी हुई हैं, तो इन सारे के एक कमांड सेंटर हमारी बनी हुई है, और उस कमांड सेंटर में 24/7 हमारे अधिकारी काम करते हैं उसके ऊपर। ये बिल्कुल वार रूम की तरह ये तीनों सेंटर हमारा काम करता है, और इमीडिएटली एनीथिंग उस पे हिट होता है तो उसकी ट्रिगर आती है और उसको मॉनिटर किया जाता है। तो बहुत ही सक्सेसफुली हमारा जो पंजाब नेशनल बैंक का पूरा टीम है उस सारी चीज़ों को प्रिवेंट करता है, और जैसे हमारे सैनिक पूरी मजबूती के साथ बॉर्डर पे लगे हुए हैं, और वो एक पूरे हमारे देशवासियों को आश्वस्त करते हैं कि आप निश्चिंत होकर सोइए और हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मैं अपने सारे 18 करोड़ प्लस ग्राहक को यह आश्वस्त करता हूं कि आप जो भी बैंकिंग हमारे साथ कर रहे हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित है, आपके अकाउंट सुरक्षित है, आपके ट्रांजैक्शन सुरक्षित है। आपने कभी नहीं सोचा प्राइवेट बैंकिंग मतलब एक स्विच किया जाए पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट में? नहीं, ऐसी मानसिकता कभी भी नहीं आई। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी तो डिफरेंट लेवल पे आई थी, लेकिन आप जब एक पब्लिक सेक्टर बैंक के भीतर काम करते हैं और इतने देश के अग्रणी बैंकों में काम करते हैं और इतना लोगों के साथ जुड़ाव हो जाता है, बैंक के भीतर एक आपकी अच्छी टीम बन जाती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, और पब्लिक सेक्टर बैंक के भीतर जो आपको एक्सपोजर मिलता है हर एक लेवल पे काम करने का, हर एक डिपार्टमेंट में काम करने का, वो एक्सपोजर एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल का होता है, और एक आपको बड़ा एक सक्षम नेतृत्व आगे चल के वो प्रदान करता है। आई थिंक कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और आज पंजाब नेशनल बैंक में जितना मुझे मौका मिला और जो अनुभव मुझे मिला, आई थिंक इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर। क्या बात है। अब लगभग साल खत्म होने को है, तो कह सकते हैं कि अब आपने 11-12 महीने पीएनबी के साथ हो गया ये सफ़र। ये सफ़र आपके लिए कैसा रहा? जब आप आए तो क्या चैलेंजेस रहे होंगे, या आप अगर मैं कहूँ कि इस एक साल में आपके अचीवमेंट्स, आपका कंट्रीब्यूशन पीएनबी में? देखिए, इतिहास तो मैंने बताया, बहुत ही गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, और जिसके फाउंडर इतने बड़े शख्सियत रहे हों, तो हमारे जो एथिक्स, मोरल वैल्यू जो हमारी बैंक की है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मैं जब फील्ड में जाता हूँ और जब कुछ हमारे पुराने ग्राहक आकर ऐसा बोलते हैं कि मैं 3 जनरेशन से आपके यहाँ बैंकिंग कर रहा हूँ, मैं लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़ में कुछ लोगों से मिला, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि 85 इयर्स के लोग मेरे से मिलने आए, छड़ी लेकर आए थे मिलने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए आए थे कि आप अभी ज्वाइन किए हैं और मैं आपको बेटा आपको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ, और मैं 1946-47 से आपके साथ आपके बैंक में बैंकिंग कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि पंजाब नेशनल बैंक के भीतर लोगों की बॉन्डनेस कस्टमर की इतनी स्ट्रांग है, तो इसको महसूस करके फिर मैंने भी सोचा कि डेफिनेटली आई थिंक इस इतना ट्रस्ट और फेथ जो हमारे बैंक के भीतर है, पीएनबी के भीतर, आई थिंक हमें भी कुछ योजनाएं करनी चाहिए, नई योजनाएं लानी चाहिए। और पिछले 10 महीने में हमारी बहुत सारी नई योजनाएं हमने लाया। जैसे 12 अप्रैल हमारा फाउंडेशन डे है, तो मेरे ज्वाइन होने के बाद पहला जो फाउंडेशन डे था 12 अप्रैल को, तो मैं 16 जनवरी को ज्वाइन किया था। तो 2-3 महीने हमने अपने सेविंग और पूरे कासा के प्रोडक्ट के ऊपर में काम किया।
और मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो सोसाइटी को हमें और देनी चाहिए और कस्टमर की लॉयल्टी हमारे साथ है, तो हमें कुछ नई सुविधाएं इसमें अपने प्रोडक्ट में देनी चाहिए। तो 3-4 महीने हमने स्टडी किया और फिर 12 अप्रैल को करीब 34 हमने रिवैम्प्ड पूरे कासा के प्रोडक्ट को पूरे कंट्री में लॉन्च किया। और हमारे DFS सेक्रेटरी श्री M. नागराजू सर के हाथों से हमने उन सारी प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और उसमें आज हमारे पास बेहतरीन सैलरी प्रोडक्ट है, नॉन सैलरी प्रोडक्ट है, वीमेन सेंट्रिक स्पेशल प्रोडक्ट है, यूथ के लिए हमारे प्रोडक्ट हैं, किसान के लिए पहली बार बैंक ने स्पेशल प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, सीनियर सिटीजन के लिए हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। देन हमारे जितने भी आर्मी वाले हैं या अग्निवीर हैं उन लोगों के लिए हमने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। और इन सारे प्रोडक्ट्स में हमने उस पर्टिकुलर सेक्टर की रिक्वायरमेंट से कुछ एड ऑन फैसिलिटीज़ हमने उसमें दिया। और मुझे बहुत खुशी है कि हमने मिलिट्री लोगों को करीब 1 करोड़ 1.25 करोड़ का हमने उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया है। और कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस 3-4 महीने में हुए जिसमें हमने उनके परिवार वालों को ये इंश्योरेंस की रकम उनको मुहैया कराई। तो सोसाइटी को ध्यान में रखकर हमने बहुत सारी रिवैम्प अपने स्कीम को की और ये सारी स्कीम बहुत अच्छे ढंग से पूरे कंट्री में पिकअप हुई हैं पिछले 6-7 महीने में। 12 अप्रैल के बाद हमने इसको लॉन्च किया। फिर हमने डिजिटल के ऊपर में काफ़ी काम किया है, क्योंकि मैं एक डेटा आपसे शेयर करूं कि 30 ईयर्स तक की जो हमारे जो टोटल ग्राहक हैं, करीब 18 करोड़ हमारे ग्राहक हैं, उसमें करीब 38% जो हमारे ग्राहक हैं वो 30 ईयर्स से नीचे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, PNB है, तो इसमें जो इतने ग्राहक होंगे तो मेजॉरिटी ऑफ दिस बुजुर्ग होंगे या सीनियर सिटीजन होंगे। तो मैंने जब अपनी डाटा एनालिसिस की तो 30 ईयर्स से नीचे के जो हमारे क्लाइंट वो 38% है। 31 ईयर्स से 40 ईयर्स, ये 10 साल का जो ब्रैकेट है इसमें 22% हमारे कस्टमर हैं, ये 18 करोड़ में से। तो 40 ईयर्स तक के एज के 60% हमारे 18 करोड़ में से 60% जो कस्टमर हैं वो 40 साल की उम्र तक के हैं। तो हमने देखा कि इनके लिए हमें कुछ डिफरेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज 30 साल के लोग जो है ये यंग जेन है, ये हमारे भाई यंग जनरेशन है ना। इसको अगर हम वही चीज़ें बोले कि एस्पिरेशंस अलग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, वो आज भी वही सीमलेस फैसिलिटी चाहते हैं। क्योंकि अपने घर में मैं खुद ही देखता हूँ, मेरी डॉटर है तो भाई मुझे बैंक नहीं जाना है, सब कुछ मेरे घर पे चाहिए, मेरे मोबाइल पे सब कुछ चाहिए। जो बैंक ये सारी फैसिलिटी दे रहा है हम उसके साथ बैंकिंग करेंगे। तो अभी तक क्या होता था कि प्राइवेट बैंक हमारे दिमाग में आता था कि भाई वही एक बैंक है जो कर सकता है। आज PNB उतना ही कैपेबल है, घर बैठे आप अकाउंट खोल सकते हैं। हमारी PNB मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से आपको किसी भी तरीके की बैंकिंग की रिक्वायरमेंट उसके माध्यम से पूरी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हम डिजिटल के ऊपर में हमने काफ़ी काम किया है और आगे भी हम काफ़ी नई प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। वो सारी डिजिटली बैक्ड सारी प्रोडक्ट है जिसमें एंड टू एंड डिजिटल है। आज आप घर बैठे आधे घंटे के भीतर आप गाड़ी की डिलीवरी ले सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप हमारे PNB मोबाइल ऐप पे चले जाइए या हमारे वेबसाइट पे चले जाइए और व्हीकल लोन में आप डिजिटल व्हीकल लोन को ऑप्ट कर लीजिए। अच्छा। कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप अपना केवल अकाउंट डिटेल, पैन नंबर वहाँ दे दीजिए। हमने सिस्टम इंटीग्रेशन ऐसा किया हुआ है कि आपकी इनकम टैक्स वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपका ड्यू डिलिजेंस हो जाएगा और आधे घंटे के भीतर लोन सैंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन OTP आधार के माध्यम से आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर OTP के माध्यम से हो जाएंगे। जो अपने आधार में किया हुआ है ऑटोमेटिक OTP के माध्यम से वहाँ पिक हो जाएंगे। क्या होता है? मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब सिर्फ अशोक जी की बातें सुनकर मुझे लगा मैं PNB में अकाउंट खुलवा लूंगा। मतलब ये आप सही सच्चे बैंकर हैं आप। नहीं तो बिल्कुल, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, आपका और आपके पूरे परिवार का अकाउंट हमारे यहाँ होना चाहिए और आपकी वो डिसबर्समेंट भी आपके घर बैठे हो जाएगी। तो आप केवल कार सेलेक्ट कर लीजिए और आपकी ये जर्नी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हाउसिंग लोन में हम डिजिटली एक ऑलरेडी हमारी हाउसिंग लोन डिजिटल है। हम अभी एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पे आप घर बैठे कोई बिल्डर के साथ हम टाई अप कर रहे हैं और आप घर बैठे, चूँकि सारी आज के बिल्डर जो है वो रेरा रजिस्टर्ड है, तो उनकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है रेरा साइट पे अवेलेबल है। तो आप अपनी फ्लैट को आइडेंटिफाई कर लीजिए, हमारे ऐप पे जाकर आप हाउसिंग लोन जर्नी में जाइए। ये प्रोडक्ट के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। तो उसमें आप बिल्डर से सेलेक्ट कर लीजिए अपनी प्रोडक्ट को, कौन से आप फ्लैट लेना चाहते हैं और वहाँ से फिर आप हमारी जर्नी पे आ जाएंगे जहाँ पे हाउसिंग लोन सैंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन,
एंड डिसबर्समेंट, इनिशियल डिसबर्समेंट टू द बिल्डर, ये पूरी चीज़ें हो जाएंगी आपके घर बैठे हुए। तो रेरा रजिस्ट्रेशन से लेकर जो फ्लैट आइडेंटिफिकेशन है, केवल उस पहलू पे अभी हम काम कर रहे हैं। उसके बाद की पूरी जर्नी आप घर बैठे हाउसिंग लोन आप डिजिटली हमारे यहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो इस तरीके की पूरी जर्नी हमने अभी पूरी तरह डिजिटल की है, और आज की डेट में हर 5वां लोन जो पीएनबी में हो रहा है वो डिजिटली हो रहा है, और इसको और आगे हमें आगे ले जाने की आवश्यकता है, और इसके ऊपर और हम आगे काम कर रहे हैं। पीएम सूर्यघर हो, प्राइम मिनिस्टर जो विश्वकर्मा लोन है, या विद्या लक्ष्मी, पीएम विद्या लक्ष्मी जो स्कीम है, ये पूरी की पूरी डिजिटल है। स्टूडेंट को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, वो पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाके लोन को अप्लाई कर दे, और ऑटोमेटिकली उसमें सारे पब्लिशर बैंक और सारे बैंक जिसमें जुड़े हुए हैं, उसमें पीएनबी भी है, और वहाँ से हम जर्नी को पिक करके और हम उनको सैंक्शन, डिसबर्समेंट सारा हम उसको दे सकते हैं। ज़रूरत क्या है आज की डेट में, ये सारी चीज़ों को अवेयरनेस क्रिएट करने की है। ये सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, लेकिन वो परसेप्शन होता है प्राइवेट बैंक्स को लेकर और पब्लिक से। तो आई थिंक उसके ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और हम उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं कि भाई आप पब्लिक बैंक के भीतर आइए और इन सारी सुविधाओं का आप लाभ जरूर लीजिए। सारी सुविधाएं डिजिटली है, हैसल फ्री है और ट्रांसपेरेंट है। एक और एस्पेक्ट पे ज़रूर आपसे थोड़ा इंसाइट्स चाहूँगी, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, वर्क कल्चर का नाम दे सकते हैं कि जैसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं ना कि वो 90 की पीढ़ी, उस समय ये होता था कि जितना ज़्यादा काम करो, 20 घंटे काम करो, बिल्कुल मजदूरी करते रहो, तब आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे, आगे बढ़ना है तभी बढ़ेगा आदमी। अब हम देखते हैं जेनजी के थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है 8 घंटे नहीं करेंगे, लेकिन उनकी अपनी लिमिट्स हैं, उसके बियॉन्ड वो आप उनसे नहीं काम करा सकते। हाउ डू यू सी दैट, ये ठीक है या वो ठीक था? देखिए, मेरा हमेशा मानना रहा है कि आप जितने देर काम करते हैं आप इफ़ेक्टिवली काम कीजिए, और मैं अपने सारे स्टाफ को भी ऐसा ही बोलता हूँ कि आपकी जो ड्यूटी है 10 से 5, 10 से 6, जो भी आपकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी में आप 100% दीजिए। उस ड्यूटी में फिर आप व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और लिंक्डइन खोल कर बैठेंगे और फिर बोलेंगे कि मुझे 9 बजे तक बैठना पड़ रहा है, तो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, और फिर वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। फिर वो तो अगर हमारे बैंकिंग के भीतर ही सारे स्टाफ अगर कमिटमेंट के साथ जो वर्किंग आवर उनको मिली हुई है, पूरे डेडिकेशन के साथ अगर वो काम करें, तो आई थिंक बड़ा इफ़ेक्टिव उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और मैं तो हमेशा यही फील करता हूँ कि आप जो भी पीरियड, जो भी आपको समय दिया गया है, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कीजिए, वेरी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ उस टाइम को स्पेंड कीजिए। वो टाइम सफिशिएंट है आपको पूरी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो काफ़ी है। आप ज़रूर उस, बट दिक्कत यही है कि बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरी चीज़ें में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर आपको तो फिर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। As a leader, how accessible and available are you? I think शुरू से एज ए ब्रांच मैनेजर से लेकर रीजनल हेड रहा हूँ, या ईडी रहा हूँ, या एमडी रहा हूँ, मेरा केबिन हमेशा खुला रहता है। एज एन एमडी ऑल्सो मेरा केबिन हमेशा ओपन रहता है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि पीएनबी में आने के बाद मैंने किया है। एज एन ईडी में कैनरा बैंक में भी था, तो वहाँ भी मेरा डोर जो था वो ओपन रहता था। कोई भी आदमी कभी भी आकर मेरे से बात कर सकता है। मैं जब भी ऑफिस में हूँ तो मेरे साथ कोई अपॉइंटमेंट लेता है तो मुझे ठीक नहीं लगता है। देखिए, हम लोग पब्लिक सर्विस में हैं और हमारा काम है अपने स्टाफ से मिलना, अपने कस्टमर से मिलना। ब्रांच मैनेजर भी मैं था, और मैं सारे अपने स्टाफ को भी बोलता हूँ, केबिन कल्चर जब आपके भीतर आ जाती है तो फिर आप अपनी एम्प्लॉय से कट जाते हैं और अपने कस्टमर से कट जाते हैं। तो एज ए एमडी के रूप में मैं हमेशा मानता हूँ कि आप जितना एक्सेसिबल अपने एम्प्लॉय के साथ रहेंगे, आपका एम्प्लॉय जो है, आपका जो स्टाफ है, वो उतना इन्वॉल्व रहेगा आपके कस्टमर के साथ। और इसके लिए मैंने मेरी 22 जोन्स हैं पूरे कंट्री में। अभी तक मैंने 20 जोन में हमने एक टाउन हॉल मीटिंग सभी जगह मैंने कंडक्ट किया है। अच्छा। मैंने या 20 जोन सबके साथ सारे हाँ, मैं जाता हूँ वहाँ, और सारी जोन में जाता हूँ, तो पूरा एक दिन तो पूरा कम से कम इन्वेस्ट करता हूँ मैं उसमें। मैं कस्टमर मीट करता हूँ, लोगों के साथ, एमएसएमई कस्टमर के साथ मिलता हूँ। स्टार्टअप में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है देश के भीतर, तो उसमें कुछ एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलता हूँ। और शाम को मैं 6 बजे के बाद एक टाउन हॉल मीटिंग करता हूँ अपने स्टाफ के साथ,
और मुझे बहुत खुशी है अपने बैंक के विषय में बताने में कि हमारे एम्प्लॉय इतने इन्वॉल्व हो गए हैं इस टाउन हॉल मीटिंग में। 19वां टाउन हॉल मीटिंग अभी हाल में मैंने किया है देहरादून में। अच्छा। और उस टाउन हॉल मीटिंग हमारे 6 बजे से शुरू होती है और 10:30 बजे रात को मुझे खुद बोलना पड़ता है कि आप सारे लोग बहुत दूर से आए हैं और अच्छा। आप खाना डिनर लीजिए और फिर सुरक्षित घर जाइए। अदरवाइज़ वो पूरी तरह इन्वॉल्व रहते हैं डिस्कशन में और इसमें। तो उसमें 2-3 बड़ा हमने उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है। करीब 1-1.5 घंटे मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, जिसमें मैं अपने बैंक की जो अच्छी चीज़ें हुई हैं और उसके साथ जो चैलेंजेस हमें हैं पंजाब नेशनल बैंक के प्रति, तो उन चैलेंजेस को मैं अपने पीपीटी के माध्यम से अपने सारे स्टाफ को शेयर करता हूँ। और करीब 1-1.5 घंटे का मैं शेयर करता हूँ और करीब 45 मिनट्स मैं स्पेंड करता हूँ ऑन ह्यूमन एक्सीलेंस के ऊपर। आप अपने आप को कैसे डेवलप करें, अपने आप को कैसे अपने आप को इक्विप करें और इस सोसाइटी में जो चैलेंजेस हैं जो उसमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करें। तो ह्यूमन एक्सीलेंस के ऊपर मैं कम से कम 45 मिनट स्पेंड करता हूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ आपने बढ़ाने के लिए। और देन करीब 1-1.5 घंटे मैं ओपन सेशन रखता हूँ और मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप भूल जाओ कि मैं एमडी बैठा हूँ। आप समझो कि आपका एक कलीग बैठा है और आप बिल्कुल खुलकर हाँ जो बोलना है, आपके जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी पूछना है या जो आपको, क्योंकि आप फील्ड में हैं तो यू नो द चैलेंजेस, कंपटीटर्स के साथ कैसा चल रहा है, कोई प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई आईटी में इंप्रूवमेंट, जो भी चीज़ आपको फील होती है बड़ा ओपनली आप इसको बताइए हमारे। और उसमें इतने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और इतनी अच्छी अच्छी सजेशंस हमारे पास उस माध्यम से आती है और उस सारी चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट करते हैं। हमारी हर एक टाउन हॉल मीटिंग जो 19 हुई है उसकी सारे सजेशंस एम्प्लॉय वाइज, उस एम्प्लॉय का नाम, उसका पीएफ नंबर और उसकी क्या सजेशंस आई हैं, ये हमारे लिए हेड ऑफिस के लिए एक एक्शन पॉइंट हो जाता है। और वो हम हेड ऑफिस में आकर हम उसको हर एक मंडे को हमारी टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग होती है जहाँ एमडी ईडीज और सारे टॉप मैनेजमेंट बैठती है और 1.5 घंटे हम हर एक मंडे को डिस्कस करते हैं डिफरेंट बिजनेस एस्पेक्ट और इसके ऊपर। और उसमें से हम डिस्कस करते हैं कि ये जो सजेशंस आए हैं क्या हमें बैंक में इम्प्लीमेंटेबल है, क्या हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो इसकी टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। और उन सारी चीज़ों को हम अपने इंट्रानेट जहाँ पे सारे एम्प्लॉय लॉगिन करते हैं वहाँ पे हम उसको पोस्ट करते हैं। तो ये सारे एम्प्लॉय अपने सजेशंस को देख सकते हैं कि इसके ऊपर बैंक ने क्या एक्शन लिया है, मेरे सजेशंस के ऊपर बैंक ने क्या किया। इंपॉर्टेंस भी होती है कि मैंने कुछ कहा और सुना गया। या ऐसा नहीं है कि एक एमडी आ रहा है और कुछ कहानी करके 3-4 घंटे स्पेंड करके और चला गया। हाँ, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट है उनकी और उसको एक एक्शन पॉइंट बनाकर उस टाइमलाइन के अंतर्गत हम हेड ऑफिस में काम करते हैं फिर। और हेड ऑफिस के हर एक बिजनेस विंग जो उसको एक्सेप्ट किया है उसकी फिर हम मॉनिटरिंग करते हैं हेड ऑफिस लेवल पे कि आपकी ये टर्न अराउंड टाइम का आपने ये टाइमलाइन दिया है और ये टाइमलाइन में आपको ये चीज़ें अचीव होनी है। और हंड्रेड्स ऑफ गुड सजेशंस आई हैं इस पीरियड में और उसके ऊपर हमारी हेड ऑफिस टाइम काम कर रही है और बहुत सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की है। 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो बड़ा यूनिक पीएनबी में हमने 3-4 महीने में इम्प्लीमेंट किया। एक हमने कस्टमर फीडबैक, QR कोड बेस्ड कस्टमर फीडबैक। देखिए 10,200 हमारी शाखाएं हैं ना, मेरी गांव की शाखाओं तक हेड ऑफिस को अगर पहुंचना है तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हम हर एक साल क्या हम लोग करते थे कि कोई एजेंसीज को हम लगाते थे कस्टमर सर्विस का मेजरमेंट करने के लिए, फिर वो अपनी एक रोड मैप बनाते थे और सर्वे बनाते थे और वो कुछ ब्रांचेज में जाते थे, कुछ कस्टमर से बात करते थे, कुछ ऑनलाइन बात करते थे और सैम्पल सर्वे, उनका सैम्पल रहता था 1,000, 2,000, 3-4 हज़ार से ज़्यादा वो टच नहीं करते थे और एक पूरी रिपोर्ट बनाकर पूरे पीएनबी की कस्टमर सर्विस कैसी है एक रिपोर्ट बनाकर वो देते थे। QR कोड बेस्ड कस्टमर सर्विस जो हमने बनाया तो ये पूरी 10,200 ब्रांचेज में हमारी QR कोड हमने भेजा है। द मोमेंट आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे उस ब्रांच में जाकर तो इमीडिएटली एक आपको मैसेज आता है कि पर्सन सो एंड सो हैज़ डन द ट्रांजेक्शन फॉर यू, और लोकल लैंग्वेज में भी आता है, आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और इमोजीज हमने उसमें बनाए क्योंकि यंग जनरेशन को कैप्चर करना है। मैंने बताया कि 60% हमारे जो है 40% से नीचे है तो उसमें हमने इमोजीज बनाए हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सीलेंट, प्लेजर, उसकी जो इमोजीज होती है और उसमें हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उस एक्सीलेंट के नीचे उसका मीनिंग क्या है वो लोगों को इमोजीज समझ में नहीं आता है तो उसमें हमने दिया हुआ है। और आपकी ये सर्विस जो ट्रांजेक्शन आपने की वो कैसी रही इसको आपको रेटिंग करनी है।
और उसमें हमने डिस्प्लेजर भी बनाया है। तो आप जब डिस्प्लेजर को जब सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको 4-5 पॉइंट उसमें दिया हुआ है कि प्रोडक्ट सर्विस अच्छा नहीं था, या प्रोडक्ट हमारी आईटी अच्छी नहीं थी, इस तरीके के पॉइंट्स है, या अदर्स करके है उसमें, जिसमें आप अपना भी व्यू दे सकते हैं कि आपको क्या अच्छी नहीं लगी जिसके कारण ये डिस्प्लेजर आपने सेलेक्ट किया। और ये पूरी चीज़ें इंटीग्रेटेड है हमारे हेड ऑफिस सर्वर के थ्रू। तो हमें रियल टाइम बेसिस पे पूरी 10,200 ब्रांचेस की फीडबैक, और आज मेरे पास 60,000 से ज़्यादा रियल फीडबैक अवेलेबल है हेड ऑफिस में, जो कि रियल फीडबैक है, ये कस्टमर ने खुद दिया है यार। और अब हमने इस महीने से मैनिपुलेटेड भी नहीं है, इसको हमने इस महीने से, जब हमने इसको एक स्टेबल कर लिया, इस महीने से हमने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि हर एक ब्रांच में 50 फीडबैक ब्रांच को कलेक्ट करनी है। अब क्या है कि हमारे स्टाफ को कस्टमर को बोलना है कि भाई आप सर मेरा एक फीडबैक आप दे दीजिए। नाउ अगर मैं अपने कस्टमर को बोल रहा हूँ कि सर मुझे फीडबैक दीजिए, तो डेफिनेटली मुझे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नहीं तो मैं बोलूँगा नहीं कि सर मेरा फीडबैक आप दे दीजिए। तो इसका मतलब है कि मुझे अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, तभी जाकर मैं उनको बोलूँगा कि मुझे फीडबैक दीजिए। और 50 फीडबैक आपको कलेक्ट करना है एवरी मंथ में, क्योंकि ये हमने मैंडेटरी इस महीने से किया है। और इसको हमने उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल मार्क्स में जोड़ दिया है। 5 मार्क्स अगर उस ब्रांच की अच्छी फीडबैक आई है तो उसमें हमने 5 मार्क्स डायरेक्टली इसी से उसमें जाएगा, उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। सपोज आपकी ब्रांच की एक्सीलेंट फीडबैक आई है या प्लेजर मिली है, तो उस ब्रांच के सारे स्टाफ को 5 मार्क्स मिलेंगे। और ये अपार से जुड़ा हुआ है। और अपार में अगर हमने जोड़ दिया तो आपकी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, आपका प्रमोशन, आपका पोस्टिंग, सब कुछ उसके ऊपर डिफाइन होता है। तो ये चीज़ें हमने अपने बैंक में अभी इम्प्लीमेंट की है। एक लास्ट एस्पेक्ट और आपसे पूछना चाहूँगी, कोई स्टैटिस्टिक्स या कुछ है कि महिलाओं को लेकर फाइनेंशियल लिटरेसी या बैंकिंग में इन्वॉल्वमेंट, या ज़्यादा महिला उद्यमी लोन लेने आ रही हैं आपके पास, ये फिगर्स पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं? देखिए, एक जो पूरे देश में 2014-15 से जो एक क्रांति के रूप में मैं इसे देखता हूँ, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन रहा, 56 करोड़ नए अकाउंट बैंकिंग सिस्टम में आए। देखिए, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना अंडर पेनिट्रेशन कंट्री के भीतर था। और इन 56 करोड़ जो जनधन अकाउंट खुले, तो बैंक हर एक लोगों तक पहुंच पाया। तो एक बहुत बड़ी एम्पावरमेंट मिली है लोगों को। और इस 56 करोड़ में जब हम देखते हैं तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ दीज अकाउंट्स जो हैं वो महिलाओं के अकाउंट हैं, क्योंकि महिलाएं शुरू से भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी नहीं थी और उनको कभी भी ये फोकस भी नहीं दिया गया था कि आप इनको फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आइए। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं इसे देखता हूँ। एंड पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि एक गांव तक हम पहुंच पाए। शाखाएं तो हमारी थी और हम ही लोग काम कर रहे थे, लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं पाए थे। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और देखिए क्या होता है कि आप वित्तीय जब सशक्तिकरण करते हैं, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट जिसको हमें बोलते हैं, वो जब आप कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिक उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, उनकी थॉट प्रोसेस सभी चेंज हो जाती है। मैं बताऊं आपको, मैं पिछले 3 साल में कैनरा बैंक में जब था, मैं सिक्योरिटी डायरेक्टर और अभी मैं हूँ, तो कम से कम 20-21 राज्यों में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए। और वहाँ हम महिलाओं को बुलाते हैं, उनको कुछ हम ट्रेनिंग देते हैं और फिर उनको हम क्रेडिट लिंकेजेस के साथ जोड़ते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहला बड़ा काम हुआ कि हमने सारे लोगों को फाइनेंशियल अकाउंट उनका खोला, लेकिन ये एक पहली कड़ी थी फाइनेंशियल लिटरेसी के बाद, लंबी यात्रा के लिए। हाँ, लेकिन ये केवल अकाउंट खोलना एक समस्या का समाधान नहीं है। तो दूसरी जो जर्नी अब स्टार्ट हुई है, जहाँ पे उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ हम कैसे दें उनको। कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी कोई महिलाएं कर रही हैं या गांव में कोई लोग कर रहे हैं, तो उनको हम फाइनेंशियल नीड के हिसाब से कैसे उनको क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराएं। उसके लिए अभी हमारे पास पीएम स्वनिधि स्कीम है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आप वीमेन का अकाउंट खोल सकते हैं, उनको एक ग्रुप बनाकर उनकी ग्रुप लेंडिंग कर सकते हैं। और जब आप लखपति दीदी का जो कंसेप्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने दिया है, हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है,
इसके ऊपर बहुत बड़े स्केल पे काम हो रहा है। अच्छा। और मैंने जब 20-21 स्टेट में जब विजिट किया और सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो ऋचा जी आपको सरप्राइज़ होगा विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना बड़ा गांव के भीतर काम हो रहा है। आज आप एक ऐसे प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे 700-800 महिलाएं अगर आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पहले इन महिलाओं को इस तरीके के कार्यक्रम में आने के लिए अपने घर से इजाज़त लेनी पड़ती थी, सोसाइटी से इजाज़त लेना पड़ता होगा, तब जाकर वो इस तरीके के कार्यक्रम में आज आ पाती या नहीं आ पाती। आज आप इस तरीके का कार्यक्रम जब हम करते हैं तो हज़ारों महिलाएं जमा होती हैं और अपनी सक्सेस स्टोरी बताती हैं। क्या बात है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं देखता हूँ और बड़ा खुशी होती है, बहुत खुशी होती है और लगता है कि हाँ, देश के भीतर एक रियल एम्पावरमेंट में काम हो रहा है जब वो स्टेज पर आकर और इतना बोल्डली अपनी सक्सेस स्टोरी बताती है। वो ज़रूरी है। तो आई थिंक एक बहुत बड़े स्तर पे Revolution काम है हो एक। रहा है। हाँ। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैंक उनकी नीड को फुलफिल कर रही हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप में पहले हम केवल ग्रुप को लेंडिंग करते थे, अब इस ग्रुप के भीतर भी कुछ महिलाएं इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया है। तो उनको अब हम इंडिपेंडेंट लोन दे रहे हैं उनकी एक्टिविटी के लिए। अच्छा। ग्रुप के अलावा हम उनको इंडिपेंडेंट लोन दे रहे हैं। तो इन सभी माध्यम कॉन्फिडेंस आया है महिलाओं में भी ये लोन लेने का। और बैंक के भीतर भी ये कॉन्फिडेंस आया है हाँ, कि इनको दिया जा सकता है। और एक दूसरी मैं स्टैटिस्टिक्स आपको शेयर करूंगा कि इन महिलाओं को जो हम लोन दे रहे हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो लोन दे रहे हैं, ये लोन लोएस्ट एनपीए बोलते हैं, जो खराब लोन जो बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। इन महिलाओं के भीतर जो लोन हम दे रहे हैं लोएस्ट एनपीए है। तो बैंकों को कोई ऐसा रिस्क भी नहीं है इन महिलाओं को लोन देने में। तो मैं तो हमेशा मानता हूं और अपनी पूरी टीम को मैं बोलता हूं कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के भीतर जम के काम कीजिए। और मेरे पिछले बैंक में हमने इस 2 साल में 2.5 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप का पूरा पोर्टफोलियो डबल कर दिया था। और यहाँ भी पीएनबी के भीतर सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने एक बहुत बड़े स्केल पे मैं इसको ले जा रहा हूँ और 1 साल के भीतर हमारी जो पूरी ग्रोथ है इसको हम डबल करने का प्लान कर रहे हैं। चलिए चलते चलते एक रैपिड फायर कर लूँ आपके साथ। ओके। चाय या कॉफी? कॉफी। काम या आराम? काम। मैं एंजॉय करता हूँ। आज भी कितने घंटे काम करते हैं आप? देखिए घंटे का तो नहीं है, बिकॉज अब तो आप तो देखना है। सब कुछ है और घर पे भी आप जब रहते हैं तो आप अपनी फाइल्स और कुछ ना कुछ तो देखते ही रहते हैं। तो आई थिंक काम तो लगा ही रहता है। 16 to 18 आवर्स होता ही है या ये होता ही है और मैं एंजॉय करता हूँ इसको। हाँ, ये एंजॉय करता हूँ। जब आराम करते हैं, सो योर फेवरेट टाइम पास? यस, मैं ओल्ड सॉन्ग्स जरूर मैं लाइक करता हूँ। अरे वाह। एंड गजल्स कुछ जगजीत सिंह और इनका बहुत ही अच्छा लगता है, एक शांति देता है। गाते भी हैं आप? प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं नॉट ए गुड सिंगर, बट हाँ कराओके रखा हूँ और कुछ। अरे वाह। या स्ट्रेस बस्टर के रूप में मैं इसको यूज़ करता हूँ। आपकी फेवरेट मोटिवेशनल किताब कौन सी है? 2 किताब में आई थिंक, एक गुड टू ग्रेट इज अ गुड बुक एंड मैं अपनी टीम को भी बोलता हूँ उसको करने के लिए, और एक बुक है दी सीक्रेट जो पूरी पॉजिटिविटी के ऊपर है और यही बोलता है कि आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। और मैंने इसको देखा है कि आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, पॉजिटिव अगर आप हैं तो आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। आप इसी को देखिए, पीएनबी का पहला जो पीओ का एग्ज़ाम था, मैं पीएनबी में सक्सेसफुल नहीं हुआ और आज अपनी मेहनत के बदौलत और ईश्वर के आशीर्वाद की बदौलत और इस पूरे जो सिस्टम है, शासन है, उसने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया और आज मैं एमडी एंड सीईओ के रूप में इसी पीएनबी में हूँ। आपका सबसे बड़ा लाइफ लेसन क्या है जो आपने इतने साल सीखा? आई थिंक 5 चीज़ों पे ऊपर मैंने फोकस किया है और मैं इसके ऊपर बड़ा प्रैक्टिकली काम करता हूँ। ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी, ये आपको बड़ा सक्सेसफुल आपको मैनेजर बना सकता है। इसके साथ 2 चीज़ें मैंने और ऐड की, मैग्नामिटी और सेक्रीफाइस। त्याग और इम्पैथी अगर आपके भीतर है तो आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो इन 5 चीज़ों के ऊपर मैं काम करता हूँ और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इनको अडॉप्ट कर पाया हूँ अपने लाइफ में। आपका सक्सेस मंत्र? हार्ड वर्क विथ पैशन। अगर आप अपनी कभी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो उसका टाइटल क्या होगा? ओह ऐसा ख्याल तो अभी नहीं है क्योंकि आई एम श्योर यू कैन राइट अ मोटिवेशनल बुक। जब आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है नहीं, बट अगर कभी भी ऐसा हुआ तो आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग,
ऑनेस्टली स्पीकिंग, यस। लवली। अब आपने छेड़ा है तो मैं सोच रही हूँ 2 लाइन कुछ सुनाएंगे आप? कुछ गा के सुनाएंगे अपना, नहीं, वो अपना तो पसंदीदा गीत उसके लिए कभी और। बट बहुत बट अच्छा 2 लगा। लाइन मैं जरूर बोलूंगा। हाँ, जी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात है, नहीं बिल्कुल अलविदा नहीं कहेंगे, हम यस, आपसे फिर इसलिए मिलेंगे। मैंने आपको यही थैंक यू बोला। सो मच बहुत अशोक बहुत जी, धन्यवाद आपसे ऋचा जी, बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत धन्यवाद। और ये मैं कह रही हूँ बिल्कुल गारंटी कि मेरा परिवार में जो भी अगला अकाउंट खुलेगा वो पीएनबी में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कह सकते हैं कि नहीं देखिए नहीं, कितने अच्छे बैंकर हैं। मैं अपनी टीम को बोलूँगा आपसे कनेक्ट होने के लिए, और आपका अकाउंट बिल्कुल डिजिटली मैं अपने यहाँ खोलूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।